हेलो दोस्तों, कैसे हैं प्यारे। चलिए, आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। अगर कहानी अच्छा लगे तो एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ओके। और अच्छा लगे तो देखेंगे। नगर पीछे ये आपको क्लास 10th वाले, ठीक ना। और 10th क्या, समझ लीजिए कि कोई भी व्यक्ति अगर इस वीडियो को क्लिक किया है तो उसके लिए समझ लीजिए कि ये हेल्पफुल ही है, अच्छा है, मज़ा आएगा, ठीक ना। देश दुनिया से जुड़ा हुआ है। पिछले हम तीन कहानी आपको करवा दिए हैं। एक दही बली मंगमा था, दूसरा आपका था क्या था जी, एक माँ हम पढ़ाए, और एक था ढाते विश्वास, ठीक ना। ये कुल मिला करके 3 कहानी हम पढ़ा दिए। चौथा हम आपको बताने जा रहे हैं, सुनाने जा रहे हैं कहानी। देखेंगे कि इस कहानी में क्या है। शीर्षक से आपको पता चल रहा है कि ये है नगर। नगर, ये जो शीर्षक आपको दिखाई दे रहा है ये लिखे हैं सुजाता, ठीक ना। पहले जानेंगे हम सुजाता जी के बारे में। सुजाता का वास्तविक नाम जो है एस रंगराजन है, ठीक ना। सुजाता जी का वास्तविक नाम क्या है, एस रंगराजन। इनका जन्म 3 मई 1935 ईस्वी में चेन्नई, तमिलनाडु में हुए। सब साउथ के लेखक हैं लोग, ठीक ना। अपनी रचना शैली तथा विषय वस्तु के द्वारा इन्होंने तमिल कहानी में उल्लेखनीय बदलाव किए हैं, ठीक ना। तमिल कहानी में उल्लेखनीय बदलाव है। इनकी रचनाएं खूब लोकप्रिय हुई। इन्होंने कुछ अभिनय नाटक भी लिखे हैं। इनके द्वारा इनके कुछ उपन्यास, चलचित्र भी बने हैं। अब इनके कुछ उपन्यास जो था, नोवेल, इन पर कुछ चलचित्र भी बना है, ठीक ना, यानी मूवी भी बना है। इनकी 25 से अधिक कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है, जिनमें करैयलान सेनबप्पू, कन्वुत तुल्लिरसालय, ये आदि इनका उपन्यास है। साउथ का ये लैंग्वेज है, जिसके कारण थोड़ा काफ़ी चर्चित और सम्मानित हुआ। यह कहानी आधुनिक तमिल नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से यहाँ सभार संकलित है। इस कहानी के अनुवादक के.ए. जमुना है। के.ए. जमुना, ओके। के.ए. जमुना जो हैं, इस कहानी के क्या है, अनुवादक हैं। ये तो समझ लीजिए कि रंगराजन, ये तो तमिलनाडु यानी चेन्नई के हैं, ठीक है। ये आपका जो कहानी है नगर, इस नगर कहानी के जो अनुवादक हैं के.ए. जमुना है। पूरा नाम तो दिया नहीं है, ठीक ना। पूरा नाम ना आपको परीक्षा में पूछेगा, जब सिलेबस में ही नहीं है तो पूछेगा खाक, ठीक है। तो जानेंगे ये क्या है। नगर मतलब नगर के इर्द गिर्द ये कहानी घुमा होगा, जिसके कारण इस नगर रखा गया है शीर्षक। कार्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण में लिखा है, मदुरै पांडित्य लोगों की दूसरी राजधानी है। मदुरै जो है पांडित्य लोगों की क्या है, दूसरी राजधानी है। हमारे देश में प्राचीन मानचित्रों में मथुरा नाम से उल्लेखित, और प्राचीन जो मानचित्र में जो है मदुरै मथुरा नाम से क्या है, उल्लेखित है। अंग्रेजों द्वारा मदुरा, अंग्रेज क्या कहा, मदुरा, और यूनानी लोगों द्वारा मेदोरा। यूनानी लोग क्या कहा, मेदोरा कहे जाने वाला नगर तमिल लोगों का मदुरै ही है। लेकिन तमिल लोगों का क्या है, मदुरै है। हमारे माने प्राचीन मानचित्र में मथुरा है, और अंग्रेजी में अंग्रेज इसको कहा मदुरा, और यूनानी कहा मेदोरा। लेकिन तमिल लोग इसका समझ लीजिए कि मदुरै ही कहा। दीवारों पर मोटे अक्षरों में छपे विविध वस्तुओं का विज्ञापन करने वाले तरह तरह के पोस्टर लगे हुए थे। निजाम लिड्डी तंबाकू, एक के ब्रांड ब्रेसियर्स, सावधान, क्रांति की आग भड़क रही है, खास सभाएं, हाजी मूसा की कब्रों की दुकान, कब्रों का सागर, 30.30.973 को नास्तिक लोग आग की हंडिया लेकर चलेंगे। माना इस तरह से ये पोस्टर लगा हुआ है। शहर में तो ऐसा लगा रहता है जहीं तहीं। मदुरै नगर में एक साधारण दिन, हमेशा की तरह सड़कों पर नलों के सामने मनुष्यों के बदले घड़े लाइन बनाकर खड़े थे। छोटे बच्चे टिटेनस जैसे भयानक रोग की चिंता किए बिना मिट्टी में खेल रहे थे। पांडियन
परिवहन निगम की बसें सर्वत्र स्वदेशी की भावना से युक्त डीजल का धुआं फैला रही थी। कलफ लगी निकर कमीज पहने प्रोटीन की कमी से पीड़ित से पुलिस वाले इधर उधर आने जाने वाले वाहनों और मनुष्यों की गति को नियंत्रित कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वे ब्राउनी गति सिद्धांत का पालन कर रहे हैं। जिगजैग मोशन की बात कर रहा है। खादीधारी लोगों का एक जुलूस, जो न ज़्यादा बड़ा था और न लंबा, महंगाई के लिए सरकार को कोसता हुआ सड़क की बाईं ओर मानो रेंग रहा था। चप्पल रहित गंवार लोगों की भीड़, मीनाक्षी मंदिर के स्तंभ से खड़े अनेक गोपुरम, सूखी हुई बह गए नदी का पुल, यही है मदुरै। हमारी कहानी एक ऐसी लड़की से संबंधित है जो आज की इस नगर में आई है, आज ही इस नगर में आई है। वल्ली अमाल अपनी लड़की पापति के साथ मदुरै स्थित बड़े अस्पताल के बहिरंग रोगी विभाग के बाहर बरामदे में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी। वल्ली अमाल नामक एक औरत है जो अपनी लड़की यानी पापति, उस लड़की का नाम क्या है, पापति के साथ मदुरै स्थित जो है बड़ा अस्पताल है उसके बहिरंग रोगी विभाग के बाहर बरामदे में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी। पहले दिन पापति को बुखार था, ठीक ना। क्वेश्चन यही पूछता है कि पहले दिन पापति को क्या था, तो बुखार था। उसे गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले जाने पर वहां के डॉक्टर ने उन्हें डरा दिया। वे बोले, सुबह की पहली बस लेकर झटपट बड़े अस्पताल पहुंच जाओ। पापति स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। अब ये भी क्वेश्चन पूछता है कि पापति किस पर लेटी हुई थी, खटिया पर, चौकी पर, स्ट्रेचर पर, इनमें से कोई नहीं थे स्ट्रेचर पर, ठीक ना। 6 डॉक्टर उसे घेरे थे। कितने डॉक्टर घेरे थे, तो 6 डॉक्टर उसको घेरे थे। पापति लगभग 12 साल की थी। पापति की उम्र कितनी थी, 12 साल की थी। 12 साल की पापति की उम्र थी, ओके। और 6 डॉक्टर उसको घेरे थे और स्ट्रेचर पर पापति लेटी हुई थी, ठीक ना। पापति को पहले दिन क्या था, तो बुखार था, ओके। आई होप इतना बात समझ गए। उसकी नाक दोनों ओर से छिदी हुई थी। हाँ, साउथ के लोगों को उधर दोनों ओर नाक छिदा रहता है, ठीक ना। और ज़्यादा रहता है, अगर दोनों नहीं है तो बाईं ओर का छिदा रहता है। इधर शायद दाएं नहीं, दाएं का छिदा रहता है शायद। नाक की लौंग में जड़े मामूली नगीने अस्पताल में रोशनी में चमक रहे थे, अस्पताल की रोशनी में चमक रहे थे। माथे पर विभूति का आरा तिलक लगा था, छाती तक चादर ओढ़ाई हुई थी। उनमें से बाहर निकले उसके हाथ दुबले पतले से लग रहे थे। बुखार की तेजी के कारण पापति बेहोश सी पड़ी थी। पापति जो थी, बुखार तेज था जिसके कारण वो बेहोश थी। उसका मुंह खुला हुआ था। बड़े डॉक्टर ने उसका सिर घुमाकर देखा, आंखों की पलकों को उठाकर देखा, गालों को उंगली से दबाकर देखा, खोपड़ी को उंगलियों से ठोक ठोक कर उसका परीक्षण किया। बड़े डॉक्टर विदेश से शिक्षा पाकर लौटे थे, स्नातकोत्तर कक्षाओं को पढ़ाते थे। स्नातकोत्तर मतलब ग्रेजुएट लेवल के विद्यार्थी को पढ़ाते थे। वे प्रोफेसर थे। उनके चारों ओर खड़े डॉक्टर उनके छात्र थे। वे बोले, एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस, मतलब यह जो केस जो है ना, ये मेनिंजाइटिस का केस है। मेनिंजाइटिस जो है तो मस्तिष्क से संबंधित एक बीमारी है। नोटिस दी, मतलब इसको नोटिस करो, ठीक ना। बल्ली अमाल न समझ में आने वाली उनकी बातों को सुनती हुई अत्यंत चिंतित होकर उनकी अपनी पुत्री को एक टक देख रही थी। अब वो अंग्रेजी में बात कर रहे थे डॉक्टर लोग, तो इनको थोड़ी समझ में, क्योंकि ये गांव की थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर ऑप्थल्मोस्कोप की सहायता से उस लड़की की आंखों के भीतरी भाग का परीक्षण किया। टॉर्च से रोशनी फेंक कर यह देखा कि उसकी पुतलियाँ हिलती है या नहीं। फिर अपनी अपनी कॉपियाँ पर आवश्यकता अनुसार टिप्पणियाँ यानी कमेंट लिख ली। बड़े डॉक्टर बोले, कह दीजिए कि इसे एडमिट कर ले। बड़े डॉक्टर आदेश दिए कि कह दो इसको एडमिट कर लेने के लिए। बल्ली अमाल ने बारी बारी से उनके चेहरे की ओर देखा। डॉक्टर में से एक बोला, माताजी, इस लड़की को तुरंत अस्पताल में भर्ती करना होगा। वह देखिए वहाँ जो सज्जन बैठे हुए हैं उसके पास जाइए। अपनी चीट कहाँ है, आपकी चीट कहाँ है। बल्ली अमाल के पास चीट नहीं थी, क्योंकि इसे क्या पता कि चीट कटवाना है, पूर्जा कटवाना है। गांव से गई है भोली भाली, कोई बात नहीं, वे दे देंगे। अरे यार तू चल, बाबूजी इस तरफ से, मतलब चलते हुए टकरा गया। बल्ली अमाल ने बड़े डॉक्टर की तरफ देखते हुए पूछा, बाबूजी बच्ची अच्छी हो जाएगी ना।
अब बली अमाल थोड़ा डॉक्टर की ओर ताकते हुए बोले कि बाबूजी बच्ची अच्छी हो जाएगी ना, पहले इसे एडमिट करवा दो। तो बोला कि पहले इसे एडमिट करवाओ, ठीक ना, भर्ती करवा दो, हम इसकी देखभाल करेंगे। डॉक्टर धनशेखरन, इस केस से को मैं स्वयं देखूंगा। और जो डॉक्टर साहब थे वो धनशेखरन से बोले कि देखो इस केस को मैं स्वयं देखूंगा। ओके। दूसरे लोगों द्वारा घिरे हुए वे किसी मंत्री की तरह वहां से चल दिए। डॉक्टर धनशेखरन वहां बैठे श्रीनिवास की सारी बातें समझाकर श्रीनिवासन को सारी बातें समझाकर बड़े डॉक्टर के पीछे दौड़े। श्रीनिवासन ने बली अमाल की ओर देखा। अम्मा इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है? अरे वो हरामजादे, वो रजिस्टर उठा दे। अब क्या हो गया, कोई टकरा गया और रजिस्टर गिर गया तो उसको गारा गलौज कर दिया कि वो हरामजादे, वो रजिस्टर उठा दे, ठीक ना। वल्लियम्मा, अब नाम बोला वल्लियम्मा, पेशेंट का नाम, वे मर चुके हैं। श्रीनिवास ने सिर उठाकर देखा। पेशेंट यानी रोगी, किसे भर्ती करना है? मेरी बेटी को। नाम क्या है? जी वल्लियम्मा। क्या मजाक कर रही है? तेरी बेटी का नाम क्या है? तब बताई पापति, क्योंकि वो बात बोल रहे थे तो ये समझ नहीं पा रही थी। अब वो क्या बोल रहे हैं समझ में इसको नहीं आ रहा था, कुछ कुछ बोल दे रही थी। तो खिसिया करके बोली कि रे तेरी बेटी का नाम क्या है? तब ये बताई कि पापति। पापति, हे ईश्वर, ये ले, इस चीट को लेकर सीधी चली जा। वहाँ सीढ़ियों के ऊपर एक सज्जन कुर्सी पर बैठे मिलेंगे। वे लोगों से वेतन आदि के बारे में पूछताछ करते हैं, उन्हें यह चिट दे देना। अब फिर ये दूसरी जगह भेज रहा है। बच्ची का क्या होगा? बच्ची को कुछ नहीं होगा, उसे यहाँ लेटी रहने दे, तेरे साथ कोई नहीं आया, तू जा। यहाँ विजय रंगप कौन है? बली अमाल पापति को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। वहाँ की लंबी कतार देखकर और वहाँ फैली एक विशेष गंध के कारण जी मिचलाने लगा। अब देखिए, हॉस्पिटल में पहली बार जाइएगा ना तो बड़ा समस्या होता है भाई। उसे अपने मृत पति पर बहुत गुस्सा आया। वह चिट लेकर सीधे चली गई। कुर्सी खाली पड़ी थी, उसकी पीठ पर धूल जमी हुई थी। कुर्सिया पर पास बैठे एक व्यक्ति को उसने चिट दिखाई। उन्होंने कुछ लिखते हुए कनखियों से उस चिट की ओर देखा। माताजी तनिक ठहरो, उन्हें आने दो, कहकर खाली कुर्सी की ओर संकेत किया। बली अमाल के मन में अपनी बेटी के पास लौट जाने की तीव्र इच्छा जगी। उस अनपढ़ स्त्री के हृदय में इस प्रश्न ने अत्यंत विशाल रूप ले लिया कि मैं यहाँ प्रतीक्षा करूं या बच्ची के पास लौट जाऊं। अब वह जो वली अमाल जो है वो मतलब अब सोच रही है कि या तो बच्ची के पास लौट जाए कि इसके प्रतीक्षा करे। उसे यह पूछते हुए डर लग रहा था कि क्या उन्हें आने में बहुत देर लगेगी। वेतन के बारे में पूछताछ करना है। बात जानते हैं ना, अनपढ़ गंवार जो लोग होते हैं ना, कोई बड़े बाबू से कोई चीज़ पूछने में डरते हैं, ठीक ना। डरते इसलिए हैं क्योंकि वो डांटता है सब, ठीक ना। अब ऐसा ही मैं बोलूँगा, क्योंकि वो डांट देता है लोग, ठीक ना, बोलने ही नहीं देता है, जिसके कारण मतलब बोलना लोग नहीं चाहता है। बात समझें, साला पैसा खाता है सब सरकार का, फिर भी मतलब कि इस तरह से बर्ताव करता है। वेतन के बारे में पूछताछ करने वाले ये सज्जन अपने भांजे को भर्ती करवाकर आराम से लौटे। आकर कुर्सी पर बैठे उन्होंने 3 बार नसवार ली, फिर रुमाल को रस्सी की तरह बटकर नथुनों में डालकर सुराकर चुस्त होकर बोले, देखो भाई, तुम लोगों को लाइन बनाकर खड़े होने चाहिए। फतिंगों की तरह झुंड बनाकर चले आओगे तो कैसे काम चलेगा? डांट करके बोला। 3 मिनट तक इंतजार करने के बाद बली अमाल के हाथ की चिट को जैसे किसी ने छीन लिया। इस चिट पर तो डॉक्टर साहब के दस्तक ही नहीं है, जाकर डॉक्टर साहब से दस्तक करवा ला। फिर डांट करके बोला, मुझे इसके लिए कहाँ जाना होगा? तू कहाँ से आई है? मुनानडिप्टी से। अच्छा, मुनानडिप्टी से, कहकर क्लर्क जोर से हंसे। फिर बोले, अपनी वह चिट मुझे दे दे। उसने दोबारा अपनी चिट उन्हें दी। उन्होंने उसे उलट पुलट कर देखा। तेरे पति का वेतन कितना है? तो ये बोली कि वे मर चुके हैं। तेरा वेतन कितना है? तो फिर बोले कि वे मर चुके हैं। उसकी समझ में नहीं आया
कि वह क्या करे, महीने में कितने रुपए कमाती है। जब फसल काटने जाती हूँ तब वेतन के रूप में धान मिलता है, दूसरे मौके पर बाजरा, रागी आदि मिलता है, रुपए नहीं मिलते। अच्छा अच्छा, तेरा वेतन 90 रुपये लिख देता हूँ एक महीने में। घबरा मत, तुझसे पैसे नहीं लेंगे। ले इस चिट को लेकर यहाँ से सीधे जाकर बाएं हाथ की तरफ मुड़ जा, दीवार पर तीर का निशान बना होगा, वहाँ से तू 48 नंबर वाले कमरे में चली जाना। बल्ली अमाल ने उस चिट को दोनों हाथों में ले लिया। क्लर्क ने उसे जो संकेत दिए थे उनसे उसके सरल मन में और अधिक उलझन पैदा हो गई। हवा के झोंकों में पड़े कागज के टुकड़ों की तरह वह अस्पताल में इधर से उधर भटकती फिरी। वह पढ़ना नहीं जानती थी। उस समय उसके ध्यान से यह बात उतर गई थी कि उसे 48 नंबर वाले कमरे में जाना है। लौटकर उस क्लर्क से दोबारा कुछ पूछते हुए उसे डर लग रहा था। फिर सोची कि जाकर पूछेंगे तो डांटेगा, खिसिया जाएगा। और ये पढ़ी लिखी नहीं थी, बात भुला गई कि कितना नंबर में हमको जाने के लिए कहा है। अचानक उसने अपने पास से 2 रोगियों के एक ही स्टेज पर ले जाते देखा। उनमें एक बैठा हुआ था और दूसरा अधलेटी अवस्था में पड़ा था। दोनों की नाक में नली डाली गई थी। दूसरी ओर एक ट्रॉली में एक चौड़े मुंह वाले बर्तन में सांभर मिला भात ले जा रहे कुछ सफ़ेद टोपी वाले लोग दिखाई दिए। सभी प्रकार से सुसज्जित सफ़ेद कोट पहने, स्टेथोस्कोप को माला की तरह गले में डाले कुछ डॉक्टरिया सामने से डॉक्टरनिया मतलब नर्स सामने से निकली। पुलिस वाले, चाय कॉफ़ी वाले, नर्स, सभी लोग सभी दिशा में आ जा रहे थे। वे लोग जल्दी में थे। उन्हें रोककर कुछ पूछते हुए डर लग रहा था। उसकी समझ में नहीं आया कि वह उनसे क्या पूछे। किसी एक कमरे के सामने लोग भीड़ लगाए खड़े थे। वहाँ एक आदमी उसके हाथ की चीट की तरफ पीले रंग की बहुत सारी चीटें जमा किए हुए था। उसने अपनी चीट उस आदमी को दे दी। उसने बिना देखे उसकी चीट लेकर रख ली। बाहर बेंच पर बैठे सभी अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे। वली अमाल को पापत्ती की चिंता सताने लगी। लड़की वहाँ अकेली पड़ी है। जिस आदमी ने चीट इकट्ठा की थी वह एक एक का नाम लेकर पुकार रहा था और उन्हें उसी क्रम में बैठाता जा रहा था। चीट पर पापत्ती का नाम पढ़कर वह बोला, इसे यहाँ क्यों लाई? ले, इसे लेकर सीधी चली जा। और वह चीट बलिया माल को वापस दे दी। इस पर वह बोली, बाबूजी, मेरे समझ में नहीं आया कि मुझे कहाँ जाना है। कुछ सोचकर उसने उसके सामने से जाते एक व्यक्ति को रोककर कहा, अमलराज माता जी को 48 नंबर का कमरा दिखा दे। वली अमाल से वह बोला, इस आदमी के पीछे पीछे चली जाओ, ये वहीं जा रहे हैं। उसे अमल राज के पीछे भाग भाग कर जाना पड़ा। वहाँ एक और बेंच पर दूसरे लोगों की भीड़ दिखाई दी। एक आदमी ने उनके हाथ की चीट ले ली। सुबह से भूखी होने के कारण और अस्पताल में फैली विशेष गंध के कारण वली अमाल का सिर चकराने लगा। आधे घंटे बाद उसका नाम पुकारा गया। वह कमरे के अंदर गई। आमने सामने 2 लोग बैठे पेंसिल से कुछ लिख रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति ने उनकी चिट अपने हाथ में ले ली और उसे उलट पलट कर ध्यान से देखा। बहिरंगी रोगी विभाग से आई हो? वह उसके इस प्रश्न का उत्तर न दे सकी। उसको क्या समझ में आया कि बहिरंगी रोगी विभाग क्या होता है। चिट पर लिखा है कि रोगी को एडमिट किया जाए। इस समय जगह नहीं है। कल सुबह ठीक 7:30 बजे आ जाना, समझे? बाबूजी, कहाँ आना होगा? यहीं आना, सीधे यहाँ आ जाना, समझी? उस कमरे से बाहर आते ही वली अमाल को अपनी बेटी पापत्ती की बहुत चिंता सताने लगी, जिसे वह लगभग 1.5 घंटे में से अकेला छोड़ आई थी। वह उसके पास लौटने का रास्ता नहीं पा सकी। अस्पताल के सभी कमरे एक जैसे थे। उसे लगा मानो एक ही आदमी घूम फिर कर अस्पताल के अगल बगल अलग अलग कमरों में बैठा हुआ है। एक वार्ड में अनेक रोगी लेटे हुए थे जिनके हाथ पैरों को ऊंचा करके उन पर वजन बांधा गया था। एक कमरे में क्रम से लेटे छोटे छोटे बच्चे मुंह बना कर रो रहे थे। मशीनों, रोगियों और डॉक्टरों की उस भीड़ में वो वापस लौटने का रास्ता न पा सकी। उसने डॉक्टरनी को
पास बुलाकर उस जगह का पहचान बताई जहाँ से वह चली थी। वह बोली, डॉक्टर बीबी। वहाँ बहुत से डॉक्टर लोग मिलकर बातचीत कर रहे थे। एक आदमी ने मुझसे मेरा वेतन पूछा था। उसने यह भी बताया कि मुझे इलाज के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे। मैं अपनी लड़की को वहीं छोड़ आई हूँ। डॉक्टरनी द्वारा बताए गए रास्ते से वह लौटी। उस समय मुख्य द्वार पर ताला लगा हुआ था। उसका मामूली सा डर भीषण भय की भावना में परिणत हो गया। वह रोने लगी। उसे बरामदे के बीचों बीच खड़े रोता देख एक आदमी ने उसे किनारे पर खड़े होकर रोने को कहा। वहाँ के लोगों को उसका रोना शायद वहाँ फैली रोगाणुनाशी दवाइयों की गंध के समान सहज स्वाभाविक लग रहा था। पापति पापति, मैं तुझे कहाँ ढूंढूं, मैं अब कहाँ जाऊं, कहती हुई वह इधर उधर घूमती फिरी। तभी उसे एक तरफ बाहर जाने का रास्ता दिखाई दिया। अस्पताल से बाहर जाने का रास्ता। उस दरवाजे से संपर्क अंदर के लोगों को बाहर जाने दिया जा रहा था। उसे याद आया कि उसने यह दरवाज़ा पहले भी देखा था। वह बाहर आई। उसे याद आया कि वह यहाँ से थोड़ी दूर चलकर दूसरे दरवाजे से अस्पताल के भीतर गई थी। वह उस ओर दौड़ी। दूसरे दरवाजे के पास पहुंचने पर उसे लकड़ी की बनी सीढ़ियों की याद आई। सामने उस सज्जन की कुर्सी खाली पड़ी थी जिसने वेतन आदि के बारे में पूछा था। मुझे वहां जाना है। वह दरवाजा बंद था। अंदर एक किनारे पर पापति अब भी एक स्ट्रेचर पर खड़े आंखें मूंदे पड़ी दिखाई दी। बाबूजी बाबूजी, जरा दरवाज़ा खोलिए, मेरी बेटी अंदर है। ठीक 3 बजे आना। इस समय सब कुछ क्लोज हो चुका है। वह 10 मिनट तक उस आदमी से मिन्नतें करती रही। उसकी भाषा वल्ली अमाल की समझ में नहीं आया। किसी व्यक्ति से पैसे पाकर उन्हें चूमकर उसने उनके लिए दरवाज़ा खोला। उस रास्ते से वह झटपट अंदर भागी। अपनी बेटी को उठाकर छाती से लगाया और अकेले ही जाकर एक बेंच पर बैठकर खूब रोई। बड़े डॉक्टर एमडी के छात्रों की कक्षा समाप्त कर एक कप कॉफ़ी पीकर वार्ड की ओर चल दिए। उन्होंने सुबह मेनिंजाइटिस का जो केस देखा था वह उन्हें अच्छी तरह याद था। उन्होंने हाल ही में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में उस रोग की कुछ नई दवाइयों के बारे में पढ़ा था। मैंने आज सुबह मेनिंजाइटिस का एक केस एडमिट को कहा था। 12 साल की वह लड़की कहाँ है? अब डॉक्टर साहब पूछें। डॉक्टर साहब, आज यहाँ कोई भी एडमिट नहीं हुआ। देखिए, चोट्टा सबके झूठ बोल दिया। एडमिट किया ही नहीं, एडमिट नहीं हुआ। अरे ऐसे ऐसे लोगों को क्या एडमिट नहीं हुआ? मैंने उसे एडमिट करने का खास आदेश दिया था। धनशेखरन, क्या आपको याद है? याद है डॉक्टर साहब। पाल, आप जाकर पता करके आइए उस केस को इन लोगों ने कैसे मिस कर दिया। पाल सीधे नीचे गए और उन्होंने आमने सामने बैठे लोगों को क्लर्कों से पूछताछ की। क्या करे बाबूजी, आप लोग एडमिट लिखकर चिट पकड़ा देते हैं। यहाँ वार्ड में खड़े लोगों की भी जगह नहीं है। अभी खिसियाने लगा कि एडमिट करके नहीं कर देते हैं, यहाँ जगह है नहीं है। स्वामी, बड़े डॉक्टर साहब पूछताछ कर रहे हैं, वे लोग उनके परिचित है। हो सकता है, मैं क्या जानूँ। 12 साल की कोई लड़की मेरे पास नहीं आई। हो सकता है उसके बदले कोई और आया हो। मैंने सभी लोगों को कल सुबह 7:30 बजे आने को कह दिया है। रात को 2-3 बेड खाली हो जाएंगे। इमरजेंसी हो तो पहले बता देना चाहिए। हाँ, इस बात का संकेत भी दे देना चाहिए कि बड़े डॉक्टर उस केस में इंटरेस्टेड है। वे लोग उनके रिश्तेदार हैं। बल्ली अमाल की समझ में नहीं आया कि वह अगले दिन सुबह 7:30 बजे तक क्या करे। अस्पताल के वातावरण से उसे अत्यंत भयभीत कर दिया था। वह नहीं जान सकी कि उसे अपनी बेटी के पास रहने देंगे अथवा नहीं। क्षण भर के लिए वह कुछ सोचती रही। फिर उसने बेटी को उठाकर अपनी छाती से लगा लिया, उसके सिर को अपने कंधे से टिकाकर और हाथ पैरों को लटकता छोड़कर वह उसे लेकर अस्पताल से बाहर आई। पीले रंग की एक साइकिल रिक्शा पर सवार हुई। याद रखिएगा, जिस साइकिल रिक्शे पर सवार हुई कैसा रंग का था? पीले रंग का वह साइकिल रिक्शा था। सवार हुई एक साइकिल रिक्शे पर रिक्शे वाले से बस अड्डे तक चलने के लिए कहा। व्हाट्स नॉनसेंस, कल सुबह 7:30 बजे? तब तक वह लड़की मर जाएगी। डॉक्टर साहब गुस्सा गए। डॉक्टर धनशेखरन, आप स्वयं ओपीडी में जाकर देखिए, वह वहीं होगी। इन दुष्टों के वार्ड में कोई बेड खाली ही नहीं है तो क्या? हमारे विभाग के वार्ड में एक बेड खाली है, उसे वह बेड दिलवा दीजिए, जल्दी कीजिए। डॉक्टर साहब घबरा गए। डॉक्टर साहब, उसे किसी के लिए रिजर्व करके रखा गया है।
आई डोंट केयर, मैं उसका ध्यान नहीं रखता। आई डोंट दैट गर्ल एडमिट नाउ, राइट नाउ, डांट करके बोले अंग्रेजी में। बड़े डॉक्टर साहब आज तक इस तरह चिल्ला कर नहीं बोले थे। अतः डॉक्टर धनशेखर पाल और हेड नर्स मिरांडा सभी घबरा कर बल्ली अमाल को खोजने ओपीडी की ओर दौड़े। इसे मामूली बुखार ही तो है, वापस से मुनांडिप्टी ले चलती हूँ, वहाँ के वैद्य जी को दिखा दूंगी, गांव के अस्पताल नहीं ले जाऊंगी। वहाँ के डॉक्टर साहब ने ही मुझे डरा कर मदुरै जाने को कहा था। इसके माथे पर खड़िया मिट्टी का लेप कर दूंगी, ओझा से झाड़ फूंक करवा दूंगी। देखिए ओझा से झाड़ फूंक अब क्या करेगी, इतना जो है किसी का बात समझ में नहीं आ रहा है। सीधे मरना होगा तो ओझा के भी मरेगी, सब ठीक हो जाएगा। साइकिल रिक्शा बस अड्डे की ओर बढ़ता जा रहा था। बल्ली अमाल ने मन्नत मानी, यदि पाप पत्ती ठीक हो जाएगी तो वैदीश्वर जी के मंदिर जाकर दोनों हाथों से रेज गाड़ी भरकर भगवान को भेंट चढ़ाऊंगी। देखिए कितना दर्दनाक कहानी है ये नगर का कहानी है। यहाँ अनपढ़ लोगों का कहीं गुजारा नहीं होता है नगर में। पढ़े लिखे भी रहिएगा ना तो कोई पता पूछेगा तो डांट करके सब बोलता है, सब समझता है, अनपढ़ जाहिल गंवार समझता है। अब क्या कीजिएगा। लेकिन देखिए हालत ख़राब कर दिए डॉक्टर साहब। जब बोल रहे कि कहाँ है वो लड़की तो हालत ख़राब हो गया होगा, ठीक ना, स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। चलिए बहरहाल आपको कहानी कैसा लगा, ठीक है, ज़रूर कमेंट में बताइए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि हाँ अच्छा लगा या गलत लगा जो भी, और लाइक वाइक करने के तो बात आपके अंदर है, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ली इजाज़त, टेक केयर एंड गुड बाय। अगला जो लेकर के हम आएंगे धरती कब तक घूमेगी है लास्ट है, और उसके बाद वर्णिका आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद गोधूली लेकर के आएंगे, गोधूली में फर्स्ट ऑप्शन चालू करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। इस तरह से आपके पूरे बिहार बोर्ड की समझ, उसके बाद मैथमेटिक्स पर भी देंगे एनसीईआरटी बुक, उसके बाद उसको ख़त्म करेंगे। ओके।